हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा पंचायती राज संस्थाओं पर बनी हुई प्रमुख समितियां। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो टॉपिक हमारे पंचायती राज संस्थाओं मतलब पीआरआई पर बनी हुई प्रमुख समितियों के बारे में। तो इन समितियों की बात करें तो इन समितियों का गठन भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकरण, कमियों और सुधारों का अध्ययन करने के लिए समय समय पर किया था। आप इसे याद रखेंगे कि इन समितियों का गठन क्यों किया गया था। इन समितियों का गठन भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकरण, कमियों और सुधारों का अध्ययन करने के लिए समय समय पे किया था। पहली समिति आती है हमारी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन हमारे 1957 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, गठन का उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इसके कार्यकरण की जांच करना और उनके बेहतर कार्य के लिए सुझाव देना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की और राष्ट्रीय विस्तार सेवा हमारे 1953 की, इसके कार्यकरण की जांच करना और उनके बेहतर कार्य के लिए सुझाव देना, ये हमारा कार्य था किसका, हमारे बलवंत राय मेहता समिति का। बात करें इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी। पहली सिफारिश इसकी कि हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। क्या पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो पंचायत समिति को पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी या फिर नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए। किसे, पंचायत समिति को। क्यों, क्योंकि ये हमारे ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। कौन, पंचायत समिति क्या होती है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है, इसलिए इसे कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जाना चाहिए, मतलब नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। किसको, जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए, जिला कलेक्टर को। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सुझाव दिया था। क्या, इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सुझाव दिया था, जिसे बाद में पंचायती राज कहा गया। अब हम देखेंगे दूसरी समिति आती है कौन सी, अशोक मेहता समिति। तो इसका गठन किया गया था 1977 में, किसके द्वारा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। बात करें इसका उद्देश्य क्या था, गिरती हुई पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। क्या, गिरती हुई पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। समिति थी हमारे अशोक मेहता समिति। बात करें इसकी मुख्य सिफारिशों की तो इसने सिफारिश दी पहली कौन सी, द्विस्तरीय व्यवस्था की। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। इन्होंने सिफारिश दी थी क्या, कि द्विस्तरीय व्यवस्था के तहत पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें और जिला स्तर पे तो जिला परिषद होनी चाहिए और खंड स्तर पर हमारे मंडल पंचायत होनी चाहिए। खंड स्तर पे मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। मंडल पंचायत की बात करें तो ये कई गांवों को मिलाकर बननी चाहिए। कई गांवों को मिलाकर हमारे मंडल पंचायत बननी चाहिए। बात करें संवैधानिक दर्जा देने की, पहली बार बातचीत की गई तो पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए, मतलब इनके लिए भी संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए। तो राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की औपचारिक भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारे अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी क्या, कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों की औपचारिक भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण की बात करें तो एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का भी इसके अंदर प्रावधान होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी किसने, अशोक मेहता समिति ने। और हम देख सकते हैं जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी, इसमें कार्यकाल को लेकर कोई भी बातचीत नहीं कही गई थी। सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने कहा था कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी समिति आती है हमारी जीवी के राव समिति। इसका गठन हमारे 1985 में किया गया था, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा हमारे जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था गठन करने का, तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना। कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। बात करें इसकी सिफारिशों की तो इसने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। इन्होंने कहा था 4 स्तरीय व्यवस्था बनाने की बात कही। तो पंचायती राज के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या, पंचायती राज के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हमारे राज्य स्तर से नीचे तक, क्या राज्य स्तर से नीचे तक योजना और विकास की प्रक्रिया शामिल हो। तो इसलिए हमारी 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जिला विकास आयुक्त की बात करें, सीईओ की, तो जिले में एक जिला विकास आयुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद सृजित किया जाना चाहिए। किसमें, जिले में, जो हमारे पीआरआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
कलेक्टर के कार्य की बात करें तो कलेक्टर के नियामकीय मतलब रेगुलेटरी और विकासात्मक कार्यों को अलग-अलग या फिर पृथक किया जाना चाहिए। कलेक्टर के जो हमारे नियामकीय और विकासात्मक जो कार्य हैं, उनको अलग-अलग किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी और डेवलपमेंट वाले जो कार्य हैं, उनको अलग-अलग किया जाना चाहिए। इन्होंने भी यार जीवी के राव समिति ने भी हमारे कार्यकाल की बात कही थी कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी। कितना? 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी किसने? जीवी के राव समिति ने। महत्वपूर्ण टिप्पणी की बात करें तो जीवी के राव ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा था। क्या बिना जड़ वाली घास मतलब ग्रास विदाउट रूट कहा था, जिसका मतलब है कि संस्थाएं बिना जड़ के हैं और बिना वास्तविक शक्ति और प्रभाव के सूख गई है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वास्तविक शक्ति भी नहीं है और इनके पास कोई वास्तविक प्रभाव भी नहीं है, इसलिए सूख गई है, निष्प्रभावी हो गई है। अगली हमारी जो समिति आती है कौन सी? एल एम सिंघवी समिति, जिसका गठन हमारे 1986 में किया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। बात करें इसका गठन का उद्देश्य क्या था, तो लोकतंत्र विकास के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर विचार करना। क्या? लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर विचार करना इसका उद्देश्य था। बात करें एल एम सिंघवी की कौन कौन सी सिफारिशें थी, इनकी सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधान देने की बात कही थी। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए और ये हमारे 73वें संविधान संशोधन की आधारशिला बनी थी। कौन सी? हमारी एल एम सिंघवी समिति। न्यायिक संस्थाओं की बात करें तो विवादों के निपटारे के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। क्या विवादों के निपटारे के लिए क्या ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। आयोगों के गठन की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य वित्त आयोग मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं और एस सी एस टी के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्या महिलाओं और एस सी एस टी के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होना चाहिए। तो ये भी हमारे क्या एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश थी कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो एल एम सिंघवी समिति या एल एम सिंघवी हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। इसके बाद अगली समिति आती है हमारी कौन सी? गॉडगिल समिति। कौन सी समिति आती है? गॉडगिल समिति की बात करें तो इसका गठन हमारे 1988 में की गया था कि किसके? पी के तुंगन की अध्यक्षता में बनी उप समिति के समानांतर गठित की गई थी। हमारे क्या पी के तुंगन समिति बनी थी और उसी के समानांतर एक उप समिति के रूप में गॉडगिल समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हमारे पंचायती राज को एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए क्या पंचायती राज को एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए एक व्यापक अवधारणा तैयार करना था। इसका उद्देश्य क्या था? हमारे पंचायती राज को एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए एक व्यापक अवधारणा तैयार करना इसका उद्देश्य था। बात करें इसकी मुख्य सिफारिशों की, किसकी? गॉडगिल समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो हमारे संवैधानिक दर्जे की बात करें तो इसने भी पीआरआई को संवैधानिक दर्जा देने पर पुरजोर समर्थन किया था कि इसने भी क्या कहा था? पीआरआई को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। संरचना की बात करें तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को बनाए रखने का इसने समर्थन किया था। शक्तियों की बात करें तो पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और इसे लागू करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। ये किसकी सिफारिश थी? हमारी गॉडगिल समिति की। फिर आती है हमारी थुंगन समिति। थुंगन समिति की बात करें तो इसका गठन हमारे 1989 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था गठन का? पंचायती राज व्यवस्था के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। क्या? पंचायती राज व्यवस्था के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसने कौन कौन सी सिफारिशें दी? सिफारिशों की बात करें तो संवैधानिक अनिवार्यता, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था और निश्चित कार्यकाल की सिफारिश इन्होंने की थी कि इस हमारे कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। योजना की बात करें तो जिला स्तर पर जिला योजना समिति मतलब डीपीसी का गठन किया जाना चाहिए। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। परिणाम देखें तो आलम सिंघवी, गौडगिल और तुंगन समिति की सिफारिश ने ही मिलकर अंततः हमारे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मार्ग प्रशस्त किया था, जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप से मजबूत किया था। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो भी समितियां थी उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।